टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम सॉल्व करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर का पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं आपके साइकेट्रिक से लेके नर्सिंग फाउंडेशन, नर्सिंग एजुकेशन, ओबीजी, सभी चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली हैं। ये पेपर एक्चुअल में एक आंसर की के तौर पे है, लेकिन मैंने इसको पूरा ब्लैक कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा आंसर सोचने का टाइम मिले। तो जो भी लोग ये पेपर देख रहे हैं, मैं बता दूं कि पूरा पेपर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है, जैसे अभी तक पेपर होते आए हैं वैसे ही। और जो लोग ये पेपर देख रहे हैं, तो आप चाहे ईएसआईसी का पेपर दे रहे हों या डीएसएसबी का दे रहे हों, उन सभी के लिए पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और जिनके अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो लोग भी अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से रखिए, क्योंकि आपको जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम 2024 में एग्ज़ाम हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट वाइज या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी ऐड किए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। तो आज की क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे इस पेपर में। इस पेपर के थ्रू आपको वो नए क्वेश्चंस पता चलेंगे कि और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि अपकमिंग जो ईएसआईसी का पेपर होगा और डीएसएसबी का पेपर होगा, अभी उनकी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं भी चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हो सकती हूँ डेली अभी आपको शॉर्ट्स में एक छोटे शॉर्ट्स के तौर पर एक 30 सेकेंड या 60 सेकेंड में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखा कीजिए। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहा, जिसमें आपके 10-10 करके सभी क्वेश्चंस पूरे सेक्शंस वाइज डिवाइडेड किए गए हैं, जिससे आपको समझना भी ईजी रहे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, व्हेन इज़ द नेशनल चिल्ड्रंस डे। यहाँ पर नेशनल जब भी जुड़ जाता है तो मतलब यहाँ पे इंडिया से रिलेट करती चीज़ पूछी गई है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शंस में क्या है, नवंबर 14, जून 12, मार्च 31 या फिर अक्टूबर 22। तो जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है कब मनाते हैं और नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं। तो यदि हम नेशनल की बात कर रहे हैं, किसकी, नेशनल मतलब हमारे इंडिया के बारे में ही बात की जा रही है, तो वो होगा कब, नेशनल चिल्ड्रंस डे हम कब मनाते हैं, नवंबर 14 को, जिस दिन चाचा नेहरू जी का जन्मदिन होता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू जी के नाम से भी जाना जाता था। जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उसी दिन हम क्या मनाते हैं, नेशनल चिल्ड्रंस डे। पूरा पेपर आपको इंग्लिश में है। एक और चीज़, और यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की या फिर अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रंस दिवस, तो वो मनाते हैं 20 नवंबर को। कब मनाते हैं, 20 नवंबर को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए तो आपको 20 नवंबर याद रखना है, कब, 20 नवंबर। लेकिन यदि बात करें हम, और जो कि 1959 में राइट ऑफ चाइल्ड आए थे, डिक्लेरेशन किया गया था, उसी टाइम से तो 20 नवंबर को हम मनाते हैं कौन सा, इंटरनेशनल। लेकिन नेशनल की बात की जाए तो कब, 14। Which of the following principle state that the child gains control of the head first, then the arms and then the legs। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया है आपको कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें कहा गया है कि पहले बच्चा हेड को कंट्रोल करेगा, देन आर्म्स एंड देन आफ्टर द लेग्स। तो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा। ऑप्शन में है यहाँ पर, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। क्या है, सेंटर ऑफ द बॉडी से लेके क्या होगा, बाहर की तरफ, मतलब जो सेंटर पार्ट बॉडी का हमारी क्या है, चेस्ट के यहाँ से लेके पेरिफेरल वे में होगा। फिर है आपका डेवलपमेंटल प्रोसीड फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स। फिर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसके बेस पर बच्चे का पहले हेड का जो कंट्रोल है वो होगा, देन आर्म्स एंड देन आफ्टर द लेग। तो सबसे पहले बच्चा 3 महीने से लेकर 4 महीने की उम्र तक हेड कंट्रोल करना सीखेगा, देन आफ्टर वो सिटिंग या फिर क्राउलिंग या क्रीपिंग सीखेगा। तो यहाँ पर ये कहलाता है आपका कौन सा, सेफेलोकॉइडल, दैट मीन्स हेड टू टॉय और हेड टू डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है वो कौन सा होगा, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड, मतलब पहले सिर का डेवलपमेंट होगा, फिर आर्म्स एंड देन आफ्टर द लेग। तो यहाँ पर ये कौन सा डेवलपमेंट कहलाता है, सेफेलोकॉइडल डेवलपमेंट। याद रखना है कौन सा, सेफेलोकॉइडल डेवलपमेंट।
और यदि यहाँ पर सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी से बात की जा रही है तो ये कहलाएगा क्या, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होगा, प्रॉक्सिमल, सेंटर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल वे में मतलब सेंटर से लेके आउटर वर्ड मतलब हाथ पैर, लेकिन यहाँ पर हेड से बात की गई है मतलब कि सेफेलिक, तो ये क्या कहलाएगा, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। पेपर बहुत ही अच्छा है, आप लोग प्लीज़ एंड तक इस पेपर को जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीडिंग वॉल्यूम सजेस्टेड फॉर अ न्यूनेट ऑफ डे 1 4 एज। तो यहाँ पर एक फीडिंग वॉल्यूम पूछी गई है न्यूनेट के लिए, कब, डे 1 से लेके डे 4 तक की एज में। एक दिन का बच्चा है, एक दिन से लेके 4 दिन तक के बच्चे में कितना आप वॉल्यूम फीड कराएंगे, 20 to 40 ml पर ग्राम पर डे, 30 to 60 ml पर केजी पर डे, 100 से 120 ml पर केजी पर डे, या फिर 150 to 200 ml पर केजी पर डे। यहाँ पर ग्राम का तो ये आपका सीधा सीधा क्या है, गलत है, ग्राम में तो नहीं देंगे। बच्चे के वजन के हिसाब से मान लीजिए बच्चे का वजन कितना है, 2.5 kg है। कितना है, 2.5 kg है यदि बच्चे का वजन, तो केजी के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड हो गए। तो 1 से 4 दिन के बच्चे की उम्र भी यहाँ पे बताई गई है। तो फीडिंग वॉल्यूम की हम बात करें कितना देंगे, ये दिया जाता है ml में पर केजी, बॉडी वेट के हिसाब से आपको हमेशा याद रखना है। तो 1 से 4 दिन के बच्चे में आप देंगे 30 से 60 ml पर केजी पर डे। यदि बच्चे का वजन कितना है, 2.5 kg है, मान लीजिए 30 to 60 ml की बात की जा रही है, कितना देंगे आप, 2.5 kg है और आपने 30 ml के हिसाब से दिया, मान लीजिए 30 ml के हिसाब से दिया, तो 75 ml पर जो बच्चे का वजन है उसके हिसाब से। यदि बच्चे का वजन कितना है, 2.5 kg है, तो यदि 30 ml के हिसाब से हम जाएंगे तो 65 ml के हिसाब से बच्चे को, 1 से 4 दिन के बच्चे को क्या करेंगे आप, फीड कराएंगे। आपको याद रखना होगा। तो यदि यहाँ पर आपको पूछे हम कभी भी न्यूनेट में 1 से 4 दिन का या 1 से 1 डे टू 1 वीक का हो जाए, 30 to 60 ml पर केजी पर डे के हिसाब से आप उसको फीड करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, Which of the following is not a major cause of under 5 morbidity and mortality as per the IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस के हिसाब से, जो कि 2015 में आया था। इसके हिसाब से IMNCI के हिसाब से जो अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब 5 साल के बच्चे, अंडर 5 का मतलब है क्या है यहाँ पर, 5 साल के बच्चे। तो 5 साल के बच्चों में, सॉरी IMNCI 2003 में आया था, मुझे दूसरा प्रोग्राम याद था, यहाँ पे आपको याद रखना है 2003 में आया था। ये कब आया था, 2003 में IMNCI स्टार्ट हुआ था इंडिया में 2003 में, 2015 में नहीं है, 2003 में आया था। तो IMNCI के अकॉर्डिंग अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब 5 साल तक की उम्र से कम के बच्चे, कितना, 5 साल तक की उम्र के बच्चे, मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी और मोर्टेलिटी मतलब डेथ का रीज़न कौन सा नहीं है, निमोनिया, मीजल्स, डायरिया या फिर एल्बिनिज्म। तो अंडर 5 ईयर के बच्चे में जो सबसे प्रीटर्म जो होता है वो किस में होगा, जो न्यूबॉर्न बेबी है उनमें प्रीटर्म, यदि समय के पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनमें डेथ होना कॉमन हो जाती है। 2 साल तक के बच्चे हैं यदि, तो उनमें निमोनिया होने का रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। डायरिया के कारण जनरली बच्चों की डेथ होती है। टोडलर्स या न्यूबॉर्न में डायरिया रीज़न नहीं होता है, लेकिन जो टोडलर एज ग्रुप रहेगी तो उसमें चांसेस रहते हैं। मीजल्स, डायरेक्ट मीजल्स के कारण डेथ नहीं होगी, मीजल्स के कारण डेवलप होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के कारण डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर जो अंडर 5 मोर्टेलिटी में नहीं है IMNCI के अकॉर्डिंग होगा एल्बिनिज्म। क्या होगा, एल्बिनिज्म। आपको याद रखना है यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन। IMNCI के हिसाब से, IMNCI कब आया, 2003 में। इसके 3 कलर कोड होते हैं, वो याद रखना है, येलो, ग्रीन, पिंक। क्या है, येलो, ग्रीन, पिंक। ग्रीन है तो घर पे बच्चे की देखरेख हो सकती है, येलो है तो OPD में, और यदि पिंक है मतलब रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर IMNCI के हिसाब से यदि पूछते हैं तो एल्बिनिज्म हो गया,
या फिर आपको कुछ और एक डिफरेंट ऑप्शन दिया जाएगा जो बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। एल्बिनिज्म एक रेयर प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर जो इसके कारण डेथ नहीं होगी। एल्बिनिज्म वाले बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट भी हैं, तो यहाँ पर एल्बिनिज्म डेथ का रीज़न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड बाय स्टाफ नर्स टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। यदि आपको बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना, हाइपोथर्मिया का मतलब होगा कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत डाउन जाना। तो यहाँ पर हाइपो का मतलब कम, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर। तो आप सब कुछ करेंगे न्यूबॉर्न बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए, किसी एक को छोड़कर। द टेम्परेचर ऑफ द डिलीवरी रूम टू बी मेंटेन्ड अबव 25 डिग्री सेल्सियस है। एक लेबर रूम का और डिलीवरी रूम का एक आइडियल टेम्परेचर सेट किया गया है WHO के अकॉर्डिंग, कि जो लेबर रूम होते हैं या फिर जहाँ पर डिलीवरी होती है वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए और इससे ज़्यादा रहे, इससे कम नहीं लाना है, क्योंकि हाइपोथर्मिया का रिस्क जो होने वाला बच्चा है उसको हो सकता है। इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिससिटेशन टेम्परेचर नीड्स टू बी मेंटेन। रिससिटेशन के टाइम पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चे को सबसे पहले सक्सनिंग की जाती है और तुरंत उसको रैप किया जाता है, किसमें, जो सीट हॉस्पिटल में अवेलेबल होगी उसमें, ताकि बच्चे को ठंडे से प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि वो अंदर के जिस एनवायरनमेंट से आया है गर्भाशय के, वहाँ पर उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया था। बाहर के टेम्परेचर में आने से उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और हाइपोथर्मिया होने का रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। द बेबी शुड बी इमीडिएटली ड्राइड आफ्टर बर्थ यूजिंग ए स्टेराइल वार्म टॉवल, जो जस्ट मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन ये 48 घंटे के बाद जो हॉस्पिटल्स की पॉलिसी होती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर 48 to 72 आवर के बाद बच्चे को बाथ किया जाता है, नहलाया जाता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि द बेबी शुड बी गिवन बाथ सून आफ्टर द बर्थ है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हाइपोथर्मिया यदि प्रिवेंट करना है आपको न्यूबॉर्न बेबी में, तो क्या आप नहीं करेंगे कि मतलब बच्चे को नहलाएंगे, बिल्कुल नहीं, तुरंत नहलाएंगे, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर डाउन जाएगा, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सब कुछ किया जाएगा, उसको तुरंत नहीं नहलाया जाएगा, 48 से 72 घंटे के बाद नहला सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ पर। अगला क्वेश्चन है, द मेथड टू कैलकुलेट पीडियाट्रिक डोज और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर। यदि पीडियाट्रिक डोज आपको कैलकुलेट करना है, इसके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, तो कौन सी मेथड से करेंगे, बॉडी वेट मेथड, बॉडी सरफेस एरिया मेथड, बॉडी हाइट मेथड। तो जो मेथड अपनाई जाती हैं जनरली 3 या 4 फार्मूला यूज़ किए जाते हैं बच्चे के ड्रग कैलकुलेशन के लिए, किसके लिए, पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर जो पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन किया जाता है उसमें अलग अलग फार्मूला यूज़ किए जाते हैं। तो इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग क्या है, इन फार्मूला के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए जो ड्रग दी जाएंगी उसमें बच्चे का वजन शामिल होगा और बच्चे का जो बॉडी सरफेस एरिया है वो यूज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे की हाइट का है जो चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे की हाइट है जो हो सकता है ज़्यादा हो लेकिन उम्र कम हो, वजन ज़्यादा हो। यदि हाइट के हिसाब से दिया आपने बच्चे को तो डोज भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए जो पीडियाट्रिक में यूज़ किए जाते हैं अलग अलग फार्मूला वो यहाँ पे अलग अलग होंगे। ड्रग कैलकुलेशन के लिए यदि हम बात करें तो सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है वेट वाला, कौन सा, वेट वाला, और जो कि क्लार्क रूल कहलाता है। बॉडी सरफेस एरिया भी रेयर यूज़ किया जाता है, लेकिन क्लार्क मेथड है जो बच्चे के बेस्ड ऑन द वेट पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, A and B। नेक्स्ट इज which of the following dysfunction is characterized by defective speech with stumbling and spasmodic repetition of some syllabus with pauses। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा डिस्फंक्शन है जिसमें डिफेक्टिव स्पीच होगी, क्या होगी, डिफेक्टिव स्पीच विथ स्टम्बलिंग एंड स्पास्मोडिक रिपीटेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसमें बच्चे को बोलने में समस्या की बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा, पाइका का मतलब तो होता है कि नॉन ईटिंग सब्सटेंस खाना, चाक खाना, छुई खाना, दीवार को रेत के खाना या फिर प्लास्टिक खाना, ये सब आएगा किसमें,
पाइका, पाइका का मतलब होता है कि नॉन ईटिंग सब्सटेंस खाना। ब्रीथ होल्डिंग स्पाज्म का मतलब है, कुछ बच्चों में आपने देखा होगा, ये चीज़ मेरी बेटी के साथ थी और 2 साल की उम्र के बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाती है, कि बच्चे रोएंगे तो मुंह खोल के रह जाएंगे, रो रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। उस दौरान आप बच्चे को देखेंगे तो बच्चे के लिप्स का कलर आपको कंपेयर टू पिंकिश टाइप का होता है, थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है? ब्रीथ होल्डिंग स्पाज्म। इसमें आप बच्चे की पीठ को थोड़ा सा रब कर सकते हैं, बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर सकते हैं। किसी रेयर केसेस में यदि बच्चा लंबा 10 सेकंड से ज़्यादा रह जाए ब्रीथ को होल्ड करके, तो इसमें बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। टंग टाई, टंग टाई का मतलब है कि जीभ को, बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा कि रोते रोते अचानक से जीभ को दांतों के यहाँ पे फंसा के रह जाना, वो कहलाता है टंग टाई। स्टटरिंग, स्टटरिंग का मतलब है कि जो फ्लुएंसी और फ्लो ऑफ स्पीच होता है वो कैसे होना, डिस्टर्ब होना। यहाँ पे वही कहा गया है कि कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएं, कुछ पॉज लग के रह जाएं, तो वो क्या कहलाएगा? स्टटरिंग। क्लियर है? नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन इज प्राइमरी गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। टीबी को प्रिवेंट करने के लिए B.C दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, और यहाँ पर जो लेफ्ट अपर आर्म को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखना है आपको, क्या लेफ्ट अपर आर्म यूज़ की जाएगी, इंट्राडर्मल होगी। बच्चे को 0 से 1 मंथ तक अलग डोज होगा, और यदि बच्चे की उम्र 1 महीने से 1 साल की हो तो अलग होगा। आफ्टर 1 ईयर BCG वैक्सीन हम नहीं दे सकते हैं। और जो स्टेराइल वाटर है इसमें इसको क्या किया जाता है? डिज़ोल्व किया जाता है। हेपेटाइटिस B वैक्सीन भी दी जाती है बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ। DPT दी जाती है पेंटावेलेंट के साथ में हेपेटाइटिस B इंक्लूड करके, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B को भी ऐड करके पेंटावेलेंट में 6, 10 और 14 वीक्स में। MMR दी जाती है जब बच्चे की उम्र 9 मंथ बच्चा कंप्लीट कर जाए तब। तो यहाँ पर TB के प्रिवेंशन के लिए कौन सी वैक्सीन होगी? BCG। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन इन किड्स। बच्चों में किड्स में कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है कि आप उससे डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई भी डिसीज़ फैल रही है उसके लिए। आइसोलेट चिल्ड्रन विथ सस्पिशियस रैसेस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये बिल्कुल आपको करना है। यदि आपके आसपास इवन आपको भी सर्दी खांसी जुकाम है तो बच्चे को थोड़ा सा दूर रखें। फिर है, रिकॉल दैट द फीकल ओरल एंड रेस्पिरेटरी रूट्स आर द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इन चिल्ड्रन, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके थ्रू बच्चों में, फीकल ओरल रूट के थ्रू बच्चों में हेपेटाइटिस A का ट्रांसमिशन हो सकता है, E का हो सकता है। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी रूट की बात करें, छींकने खांसने से बच्चे को, आपके बच्चे को भी सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, तो ये भी होगा। वाइप डाउन हार्ड सरफेस इन द एग्जामिनिंग रूम विथ इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बिफोर अनदर चाइल्ड यूज द रूम, तो यहाँ पर ये भी आपको करना है कि यदि किसी बच्चे का एग्जामिनेशन हुआ है, उस रूम में चेकअप हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या करना है? क्लीन करना है। यदि दूसरा बच्चा जाए उसके पहले यदि कोई इन्फेक्टेड बच्चे का चेकअप हुआ है तो। लेकिन यहाँ पर लीव ड्रेनिंग वुंड ओपन टू ड्राई, ये आपको बच्चों के साथ तो नहीं करना है, बच्चों के साथ तो आपको ये नहीं करना। बड़ों में आप कर सकते हैं कि हवा लगने तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ड्रेनेज हो रहा है तो उसको आपको कवर करके रखना है। तो यहाँ पर नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, कौन सा पार्ट नहीं है? तो वो क्या होगा? लीव ड्रेनिंग वुंड ओपन टू ड्राई, बाकी आपको सब कुछ करना है। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टूल यूज्ड टू एडजस्ट ड्रग डोजेस बेस्ड ऑन अ पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया, तो कौन सा टूल यूज़ किया जाएगा? कौन सा टूल यूज़ किया जाएगा ड्रग डोज को एडजस्ट करने में बेस्ड ऑन द पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया के? ऑप्शन में है ईस्ट नोमोग्राम, वेस्ट नोमोग्राम, साउथ नोमोग्राम या फिर नॉर्थ नोमोग्राम। कौन सा यहाँ पर टूल यूज़ किया जाएगा? तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में या तो अलग तरीके से, या तो डायरेक्ट वेस्ट नोमोग्राम पूछ सकते हैं, या फिर आपको नोमोग्राम की जगह ड्रग डोज कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रग डोज कैलकुलेट करना है आपको बेस्ड ऑन द पेशेंट के बॉडी सरफेस एरिया के। तो यहाँ पर जो एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसमें क्या जाएगा? स्ट्रेट इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। एक मैथमेटिकल चार्ट यूज़ किया जाएगा जिसमें पर्सन की
इस तरीके से यहाँ पे एक चार्ट होगा, इसमें पर्सन की एक साइड क्या होगी हाइट और एक साइड वेट। इसके अकॉर्डिंग ये चार्ट काम करेगा कि कितनी ज़रूरत है इस बॉडी सरफेस एरिया में। तो यहाँ पर वो क्या होगा बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यहाँ पे आपका वेस्ट नॉमोग्राम। क्या होगा वेस्ट नॉमोग्राम। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नेक्स्ट सेक्शन है हमारा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन 11 कह सकते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एफर्ट्स विच सीक्स टू रिड्यूस डिसेबिलिटीज एज मच एज पॉसिबल एंड रिस्टोर द फंक्शन। कौन सा एफर्ट्स है, क्या आप करेंगे कि डिसेबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं और फंक्शनिंग को रिस्टोर कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ हेल्थ में प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, रिहेबिलिटेशन या फिर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन है कि डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना मतलब कि कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्या करना है आपको प्रिवेंट करना है, वो काम करेगा कौन रिहेबिलिटेशन। इलनेस को प्रिवेंट करना, प्रमोशन ऑफ हेल्थ तो प्राइमरी में जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बीमारी हो गई जब तो डिसेबिलिटीज़ होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे क्या होगा रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर कॉन्सेप्ट इज फॉलोड इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होगा पेशेंट की केयर में। क्लाइंट और पेशेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डिसीज, स्टैंडर्डाइज्ड रूम, वार्ड और स्पेशलाइज्ड यूनिट। Client is seen in the content of the family or the community and client cannot be separated from the environment. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप करते क्या हैं, आपका जो काम होगा उस किस कॉन्सेप्ट पे किस गोल पे फोकस करके काम होगा कि जो लोग जहाँ हैं वहीं उनको ट्रीट करना है, ना कि उनको सेपरेट करना है उनके एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। Client is seen in the content of the family or the community and client cannot be separated from the environment। जैसे आपने सुना होगा कि जो भी लोग हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है ठीक होने लगते हैं तो 2 दिन में ही कहेंगे मैं घर जाके ठीक हो जाऊँगा। क्यों, क्योंकि उनको उस एनवायरनमेंट की हैबिट है। कुछ लोग हो जाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी लोग घर भाग जाएँ हॉस्पिटल छोड़ के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ एन इलनेस। किसी भी बीमारी के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, मॉडरेशन ऑफ एल्कोहल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्मोकिंग सजेशन प्रोग्राम फॉर क्लाइंट विथ एम्फाइसीमा या ब्लड ग्लूकोज स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात की जा रही है। प्राइमरी में तो डिसीज़ होने के पहले ही प्रिवेंट करना है, सेकेंडरी में डायग्नोस हुई है ट्रीटमेंट हुआ है, अब यहाँ पर क्या करना है स्क्रीनिंग। क्या आएगा यहाँ पे स्क्रीनिंग, ब्लड ग्लूकोज की स्क्रीनिंग करवाते रहना है ताकि आपको जो डायबिटीज़ है वो और कोई रूप धारण ना कर ले या फिर और ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट आउट ना हो सके। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो आपका होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका जाएगा मॉडरेशन ऑफ एल्कोहल में, टर्सरी में जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इनमें से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, encouraging healthy living, preventing illness, promoting rehabilitation, evaluating the effectiveness of community resources, advocating for improved overall community health। फर्स्ट थिंग, इस तरीके के क्वेश्चन आपको राजस्थान के पेपर में आए हुए थे, एमपी में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। अभी जो CHO का पेपर हुआ था उसमें जोड़ी में लाने वाले क्वेश्चन आए थे पेयर मैचिंग के, लेकिन इस तरीके के नहीं आए थे। तो जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो यहाँ पर ये सभी हैं आपके, ऑल हैं ABCD। हेल्दी लिविंग स्टाइल के लिए आपको इनकरेज करना है, इलनेस से बचाना है, रिहेबिलिटेशन को प्रमोट करना है, और इफेक्टिवनेस जो कम्युनिटी में रिसोर्सेस हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, और आपको एज ए एडवोकेट की तरह पूरी कम्युनिटी को समझाना है कि किस तरीके से आप बीमारियों से बच सकते हैं, क्या करके आप अच्छे रह सकते हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं आपके पास उसी में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की फेज़ कौन सी नहीं है, असेसमेंट होता है, डायग्नोस होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होगा, इवैल्यूएशन होगा, लेकिन सर्जिकल असिस्टेंस यहाँ पे नहीं होगा। कम्युनिटी असेसमेंट होगा, कम्युनिटी डायग्नोसिस होगा, यहाँ पर कम्युनिटी की प्लानिंग होगी, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा जो भी प्लान आपने किया है, फिर आफ्टर दैट आपका क्या होगा इवैल्यूएशन होगा, लेकिन सर्जिकल असिस्टेंस नहीं होगा।
आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आ रहा हो। बहुत ही अच्छा और यूनिक टाइप का पेपर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिसीज आउटब्रेक व्हेन इट इज़ कॉन्सिस्टेंटली प्रेजेंट बट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। तो ये तो हमारी नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि यदि कोई भी डिसीज़ एक कॉन्सिस्टेंस वे में प्रेजेंट है लेकिन ज़्यादा लंबे में नहीं जा रही एक पर्टिकुलर रीजन में, तो वो कहलाती है एंडेमिक। क्या कहलाएगी? एंडेमिक। मान लीजिए किसी गांव में कोलेरा फैल गया तो उसी गांव को बस अफेक्ट करेगा, उसके आगे है जो प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन, पैंडेमिक का मतलब होता है जैसे कोविड हुआ था, प्लेग फैल चुका है एक बार, इस तरीके की प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड्स टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। जब भी बच्चों की बात जुड़ जाए, याद रखें आप, जब भी बच्चों की बात जुड़ जाए और ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस की एजुकेशन की बात जुड़ जाए तो उसके लिए एक ही एजेंसी है, वो है यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ। WHO तो अलग अलग तरीके से काम करेगा, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल भी, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड बच्चों की बात की जाए तो वो किया जाता है ओनली यूनिसेफ में। कहाँ पे? यूनिसेफ में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का एम कौन सा नहीं है? कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी एपिडेमिक्स, ट्रीट ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन, इम्प्रूव सैनिटेशन, प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल हाइजीन। तो यहाँ पर कौन सा है जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का एम नहीं है? जो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का एम नहीं है वो क्या है? ट्रीट ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन। एपिडेमिक्स को कैसे कंट्रोल करना है, सैनिटेशन के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं पर्सनल हाइजीन को लेके, लेकिन सभी तरीके के इन्फेक्शन को आप एज अ पब्लिक हेल्थ नर्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। कौन सा फैक्टर है जो यदि हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी का मतलब है यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स उनका फ़ायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं वो है यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज। कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा? हेल्थ केयर एज अ राइट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राइजिंग कंज्यूमरिज्म, फिजिशियन एंड नर्सेज नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर पेशेंट एंड शुड मेक डिसीजन फॉर देम। तो यहाँ पर ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, बाकी सभी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। जो फैक्टर है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा वो क्या होगा? फिजिशियन एंड नर्सेज नोज what is best for a patient and should make decision for them। एज अ नर्स और एज अ फिजिशियन पता होना चाहिए कि आपकी पेशेंट को क्या सही है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ LHI फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर, लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर कौन सा नहीं है बच्चों में और एडोलेसेंट हेल्थ में? एडोलेसेंट विथ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड हु रिसीव द ट्रीटमेंट, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट विथ ओबेसिटी, करेंट यूज ऑफ एनी टोबैको प्रोडक्ट्स अमंग एडोलेसेंट्स, या फिर एक्सीडेंट डेथ अमंग एडोलेसेंट। तो यहाँ पर लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर जो ज़रूरी है बच्चों में और बड़ों में, एक तो क्या होगा कि यदि एडोलेसेंट में डिप्रेसिव एपिसोड है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये तो एक हेल्थ इंडिकेटर है, मतलब यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यदि बच्चे और एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे क्या हो, कम उम्र में ही मोटापा आ जाए तो उनको बीमारियाँ हो सकती हैं। यदि एडोलेसेंट एज ग्रुप में बच्चे टोबैको या फिर सिगरेट वगैरह पी रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? एक्सीडेंट डेथ अमंग एडोलेसेंट। यहाँ पर लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर की कैटेगरी में नहीं आएगा, बाकी ये तीनों आएंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाला सेक्शन है हमारा, तो क्योंकि मैंने कहा था कि आपको 10-10 क्वेश्चन सभी के हैं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है 21 क्वेश्चन से MSN का है। इसमें क्वेश्चन है आपका, which of the following concepts defines health as a state of being, well-being, where individual possesses every power to maintain is to the fullest extent। अब आपने अभी तक याद कर रखी है WHO की डेफिनेशन, हेल्थ इज अ फिजिकल मेंटल सोशल वेल-बीइंग नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। अब लेकिन क्वेश्चन उसको थोड़ा सा घुमा दिया है कि स्टेट है जहाँ पर इंडिविजुअल पोजेसेस एवरी पावर टू मेंटेन इट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तो ये दी है डेफिनेशन किसने? नाइटिंगेल ने डेफिनेशन दी है हेल्थ की, जो कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक देखी है उसमें डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, अलग अलग जो ऑथर्स हैं उनके द्वारा दी गई, और WHO नाइटिंगेल की तो आपको याद रखना है। जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है इसमें अलग होगी, इकोलॉजिकल में जो
जो आपका इन्वायरमेंट है उससे रिलेट करती हुई होगी, लेकिन नाइटिंगेल की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, नाइटिंगेल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड टू डेनोट एबनॉर्मली एलिवेटेड सीरम सोडियम लेवल। तो सीरम सोडियम लेवल यदि हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो कौन सा टर्म यूज़ होगा, तो होगा हाइपरनेट्रेमिया। क्या होगा, हाइपरनेट्रेमिया। यदि पोटेशियम बढ़ेगा तो हाइपरकैलेमिया होगा, लेकिन सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो होगा हाइपरनेट्रेमिया। नेक्स्ट वन, एन 82-year-old पेशेंट is scheduled for transition to home आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिसीज़। एक 82 साल का बंदा है, पर्सन है यहाँ पे, पेशेंट, ओल्ड पेशेंट, इसको हार्ट डिसीज़ का ट्रीटमेंट के बाद घर के लिए शिफ्ट किया जाना है। द पेशेंट स्पाउस हु हैज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज प्लान्स टू केयर फॉर अ पेशेंट एट होम। जो उसकी पत्नी है या उसके हस्बैंड है, तो यहाँ पर उसको भी क्या है, COPD की प्रॉब्लम है और वो अपने जो हस्बैंड है, वाइफ है, केयर करना चाहती है। They say that their children who live nearby will help. The best approach to discharge planning is to, पर्सन को हार्ट डिसीज से डिस्चार्ज हुआ है, 42 साल का है, उसकी स्पाउस कहते हैं कि, और स्पाउस को भी ऑलरेडी COPD है, तो एज अ नर्स आप किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करेंगे डिस्चार्ज के लिए। अरेंज नर्सिंग होम रिप्लेसमेंट फॉर द कपल, कंसल्ट द स्पाउस हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द स्पाउस एबिलिटी टू केयर फॉर द पेशेंट, कॉन्टैक्ट द चिल्ड्रन टू ascertain their commitment to help, डिस्कस कम्युनिटी रिसोर्सेज विद द स्पाउस एंड ऑफर टू मेक द रेफरल। ऐसे केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि जो आसपास आप जो स्पाउस है उससे क्या करें, डिस्कस करें कि आपके आसपास कोई हॉस्पिटल है या फिर आपको कुछ और ज़रूरत पड़ सकती है, आपको यदि रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ जाए आपके पेशेंट को, या आप खुद इतनी एज में हैं तो कैसे केयर करेंगे, ये चीज़ें आप उसके साथ डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट ही डिस्चार्ज प्लान करेंगे। नेक्स्ट वन, मान लीजिए उस टाइम पे बच्चों ने फ़ोन ही नहीं उठाया और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है स्पाउस के, उसने मना कर दिया। द प्रोसेस ऑफ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिवर टिश्यू, क्या है यहाँ पर, क्या है, लिवर टिश्यू बाय द परक्यूटेनियस रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिवर टिश्यू यूजिंग अ निडल। यहाँ पर देखिए लिवर के कुछ टिश्यू कलेक्ट किए जाने हैं, तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, अल्ट्रासोनोग्राफी, कोलेंजियोग्राफी, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी या लिवर बायोप्सी। अब लिवर के टिश्यू कलेक्ट हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, लिवर के टिश्यू को कलेक्ट किया जा रहा है, परक्यूटेनियस रिमूवल ऑफ स्मॉल टिश्यू निडल के थ्रू, तो ये क्या है, कहलाएगी लिवर बायोप्सी। क्या होगी, लिवर बायोप्सी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यदि किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की समस्या है तो उसको एस्प्रिन, NSAID जो कि एस्प्रिन एक एग्जाम्पल है, ये ड्रग यहाँ पे नहीं दी जाएगी, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। डायरेटिक्स तो दिए ही जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन NSAIDs प्रोहिबिटेड रहेंगे, ये नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर अ पेन ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन सा नर्सिंग में इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं होगा यदि UTI के कारण पेन हो रहा है तो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एप्लीकेशन ऑफ हीट टू सुप्राप्यूबिक एरिया, टीचिंग द पेशेंट हाउ टू यूज अ सिट्ज बाथ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक। UTI के कारण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण पेन हो रहा है तो सुप्राप्यूबिक एरिया में हीट एप्लीकेशन के थ्रू पेन को कम किया जा सकता है। सिट्ज बाथ के लिए जो सर्कुलेशन है प्रॉपर ब्लड का वो होगा, तो कैसे लेना है वो बताएंगे आप। प्रिस्क्राइब्ड जो भी एनाल्जेसिक्स दिए गए हैं वो, लेकिन यहाँ पर एंटीबायोटिक UTI में पेन मैनेजमेंट के लिए नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक यूज़ किए जाएंगे, ना कि यहाँ पर पेन मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे यही कहा गया है कि पेन हो रहा है UTI के कारण, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि सिट्ज बाथ लीजिए, जो भी एनाल्जेसिक्स दिए गए हैं मतलब पेन रिलीव करने के लिए दिए गए हैं वो लीजिए, और गर्म जो हीट एप्लीकेशन के थ्रू सुप्राप्यूबिक एरिया को आप क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए मैनेज कर सकते हैं पेन को। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होगी आपकी डायबिटीज़ यदि मेलाइटस हो तो, और यहाँ पर इंसुलिन भी होगा डायबिटीज़ मेलाइटस में। यहाँ पर ADH का रिप्लेसमेंट होगा विथ वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण, क्योंकि यहाँ पर ही वैसोप्रेसिन ही डिस्टर्ब रहेगा।
जैसे मेलाइटस में इंसुलिन डिस्टर्ब होगा, यहाँ पर वैसोप्रेसिन हार्मोन डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस के मैनेजमेंट में क्या होगा, ADH रिप्लेसमेंट विद द वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डेंगू फीवर। यदि किसी को डेंगू है तो क्या नहीं करेंगे, चेस्ट एक्सरे तो किया जाता है, एलिजा भी होगा, BUN होगा, बिडाल नहीं होगा। बिडाल होता है किसमें, टाइफॉइड में। किसमें होगा, टाइफॉइड में बिडाल होगा, ना कि डेंगू में। डेंगू में होता है आपका सिक टेस्ट, याद रखना है, सिक टेस्ट, थ्रोट का कल्चर कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिडाल नहीं होगा। आंसर होगा आपका 4th। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म एंड रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस वाले पर्सन में, ऑस्टियोमाइलाइटिस वाले पर्सन में रेयर लेकिन लंबे समय तक होने वाला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, सेप्टिसीमिया, किडनी फेलियर, रेडियल टनल सिंड्रोम या फिर टेंडोनाइटिस। तो ऑस्टियोमलेशिया वाले में सेप्टिसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, रेयर हैं लेकिन हो सकते हैं, तो क्या होगा, सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टीबी का तो नहीं है ना, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। यहाँ पर SLE क्या है, SLE, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग एजुकेशन। इसके भी 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, हु सेड दिस वर्ड, लाइफ एज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वेयर टू लिव फॉर एवर। तो एक लाइन यहाँ पे कही है कि क्या है, लाइफ एज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो, जियो जब कल तुम्हें मरना ही है। लर्न एज इफ यू वेयर टू लिव फॉर एवर, सीखो इतना कि जो हमेशा रहे। तो ये लाइन कही है किसने, महात्मा गांधी जी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू फैमिली, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, प्लेग्राउंड एंड लाइब्रेरी। तो यहाँ पर एक लाइन है, क्या है, एक टाइप ऑफ एजुकेशन के लिए लाइन है जिसमें थ्रू द फैमिली, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, प्लेग्राउंड एंड लाइब्रेरी, इन सभी के थ्रू आपको एजुकेशन गेन होती है। ये कहलाएगा आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल का मतलब है कि जो आप कॉलेज जाके, स्कूल जाके सीखेंगे, ये क्या कहलाएगी, फॉर्मल। लेकिन आपके घर से जो संस्कार आपको मिल रहा है, रेडियो टीवी पे सुन के जो आप प्लेग्राउंड में ले रहे हैं, लाइब्रेरी जाके खुद से गेन कर रहे हैं, सब कहलाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग का पार्ट कौन सा नहीं है, सोशल सर्विस, यूनिटरी, कॉजिंग टू लर्न, गाइडिंग स्टूडेंट। तो टीचिंग सोशल सर्विस भी है, कुछ नया सीखने के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करना भी है, किस तरीके से उनकी हेल्प की जा सकती है, सब है, लेकिन यूनिटरी टीचिंग का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्योरली ऑडिटरी एड। तो प्योरली ऑडिटरी एड कौन सा है, माइक्रोफोन, DVD, कंप्यूटर, टेलीविज़न। प्योरली ऑडिटरी का मतलब एक सिंगल पर्सन सुन पाएगा, तो वो होगा माइक्रोफोन। कौन सा, माइक्रोफोन। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ एवेलुएशन इन विच नेम द कंटिन्यूस स्टूडेंट्स प्रोग्राम इन मीटिंग द डिजायर्ड आउटकम्स एंड डेवलपिंग क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एवेलुएशन है जहाँ पर स्टूडेंट्स की जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस क्या की जा रही है, चेक की जा रही है, किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, वो कहलाएगा उनका कौन सा, फॉर्मेटिव एवेलुएशन। जो आपका रिजल्ट वगैरह बनता है यहाँ पर वो है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को लेके सही क्या है, प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा अबाउट अचीवमेंट है, तो नहीं है, कभी कभी डेटा थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। मोर अप्रोप्रिएट फॉर एवेलुएशन ऑफ इंडिविजुअल देन द ग्रुप्स, ये भी गलत है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ये होता है बहुत सारे लोगों के लिए। मोर रेलिवेंट टू स्पेसिफिक देन जनरल इंस्ट्रक्शन गोल, तो ये भी नहीं है, ये जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यूज टू मेक नॉन रेफरेंट इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन डिड द नर्सिंग काउंसिल एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस टू कॉन्स्टिट्यूट अ काउंसिल ऑफ नर्सेज हु वुड सेफगार्ड द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन द कंट्री। नर्सिंग काउंसिल एक्ट आया था 1947 में, तो आपको याद रखना है क्या है, नर्सिंग काउंसिल एक्ट कब आया था, 1947 में। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डज नॉट ओवरसी एक्रीडिटेशन फॉर हायर लर्निंग। तो यहाँ पर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन मतलब सेमी गवर्नमेंट टाइप का है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तो ये ऑटोनॉमस नहीं है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT, लेकिन जो यहाँ पर क्या है DEC है जो ऑटोनॉमस काइंड है, बाकी सभी गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग फॉर्म्ड टू रिप्लेस द ANA काउंसिल। तो ये रिप्लेसमेंट हुआ था स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग काउंसिल का कब? 1978 में। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के साथ कब हुआ था? 1978 में। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग मेंटेन्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। क्यूरिकुलम के लिए सही क्या है? पहले प्लान होगा, कंटेंट एंड मेथड होगी, फिर इम्प्लीमेंट होगा, लास्ट में इवैल्यूएशन के बाद रिपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर प्लानिंग के साथ ही आगे चीज़ें बढ़ेंगी, यानी कंटेंट और मेथड है तो प्लान ही नहीं किया तो कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमेशा क्या होगा? प्लानिंग, कंटेंट एंड मेथड, क्या क्या आपके पास अवेलेबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से काम करना है, क्या जो रिजल्ट आए हैं और उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट डिग्री इन नर्सिंग इन इंडिया। नर्सिंग की तो सबसे बड़ी डिग्री इनमें से कौन सी है? ANM होती है, दी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, तो 18 मंथ की ट्रेनिंग है। GNM है तो ये होता है 3.5 ईयर में। B.SC नर्सिंग है तो ये होता है 4 ईयर में। M.Sc नर्सिंग B.SC के बाद करेंगे आप, किसके बाद? B.SC के बाद। तो हाईएस्ट डिग्री की बात की गई है आपकी तो होगी M.Sc नर्सिंग। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग को लेके गलत क्या है? काउंसलिंग इन डेप्थ एंड इंट्रोवर्टेड, गाइडेंस असिस्ट द पर्सन इन चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, काउंसलिंग इज प्रिवेंटिव, गाइडेंस इज ओपन एंड लेस प्राइवेट। तो यहाँ पर फॉल्स पूछा, इन डेप्थ इंट्रोवर्टेड है, गाइडेंस में पर्सन को क्या अल्टरनेटिव उसको चूज करने का भी मौका मिलेगा, ओपन और लेस प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन काउंसलिंग प्रिवेंटिव नहीं है। नेक्स्ट वन, व्हेन डिड द इंडियन नर्सिंग काउंसिल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये आई थी 31 दिसंबर 1947। यहाँ पर आगे पूछा था कि कब आया इंडियन नर्सिंग काउंसिल, अब यहाँ पर एक एग्जैक्ट डेट दी गई है तो दिसंबर 31, 1947। यहाँ पे आपको याद रखना INC। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडियो विजुअल एड। तो इनमें से ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल कौन सा है? टेप रिकॉर्डर, ब्लैक बोर्ड, मॉडल्स या फिर टेलीविज़न। ऑडियो का मतलब सुनना, विजुअल मतलब देखना। तो टेप रिकॉर्डर, ब्लैक बोर्ड और मॉडल्स, यहाँ पे आप सुन नहीं सकते या तो देख पाएंगे, टेप रिकॉर्डर में ओनली सुन बस पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? टेलीविज़न। टेलीविज़न में TV आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट इवैल्यूएशन फॉर एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन को लेके गलत पॉइंट क्या है? ग्रेजुएशन रेट shall be 60% in 150 of prescribed time for program of study of undergraduate program. First right result for each calendar year. The pass rate for first and second right combined shall no less than 95% pass for each calendar year. तो एक्रीडिटेशन को लेके गलत पॉइंट है कि 100% तो बहुत कम लोगों के आएंगे। क्या है? 100% तो जो अलग अलग पर्सन है यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट वन, वेयर शुड अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नॉट बी यूज्ड। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहाँ पे यूज नहीं होगा? टू डिटरमाइन ग्रेड्स फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स, टू मेक अ हायरिंग डिसीजन, टू टर्मिनेट एन एम्प्लॉय, टू प्रमोट एन एम्प्लॉय। तो ये चारों जगह पर यूज़ नहीं किया जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट। क्या है? चारों जगह पे यूज़ नहीं होगा। किसी के कम मार्क्स आए, किसी के ज़्यादा आएंगे। व्हाट इज़ द स्टडी एंड ट्रेनिंग ड्यूरेशन फॉर GNM नर्सिंग इन इंडिया। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि होता है 3.5 ईयर का। B.SC के लिए होता है कितना? 4 साल। पोस्ट बेसिक B.SC आफ्टर GNM के बाद आप कर सकते हैं, जो कि 2 साल की होगी। M.Sc 2 साल की होगी। 18 महीने और 1.5 साल का होगा यहाँ पे ANM। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 3.5 ईयर। नेक्स्ट वन, if an educational program markedly alters the curriculum then it needs to submit the following report.
यदि एजुकेशनल प्रोग्राम में क्यूरिकुलम को चेंज किया जाना है तो क्या सबमिट करना होगा आपको? कंप्लीट एनुअल रिपोर्ट फॉर्म, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन विथ रिव्यू बाय एक्रेडिटेशन कमिटी, नोटिफिकेशन लेटर, डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशनल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू ऑफर प्रोग्राम। यदि किसी भी स्कूल कॉलेज का क्यूरिकुलम चेंज किया जाता है तो यहाँ पर एक जो एक्रेडिटेशन कम्युनिटी होगी आपको उसके लिए सभी चीज़ें डिटेल में सबमिट करनी होंगी। ये चीज़ तो आपको भी पता होनी चाहिए। नोटिफिकेशन बाद में जाएगा लेकिन एक्रेडिटेशन कम्युनिटी से आपको पूरी परमिशन वगैरह लेनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंटिन्यूइंग नर्सिंग। तो कंटिन्यूइंग नर्सिंग आपने आईईसी की बुक में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो कंटिन्यूइंग नर्सिंग का मतलब होगा इट रिप्रेजेंट एक्सपोजर टू नर्सिंग प्रोग्राम बियॉन्ड दोज नेसेसरी फॉर बेसिक प्रिपरेशन। कंटिन्यूइंग नर्सिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि कुछ जो रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं नर्सिंग प्रोग्राम्स को, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक प्रिपरेशन के साथ में, नेसेसरी और बेसिक प्रिपरेशन के साथ में। ये आपका प्लान्ड एजुकेशन तो हायर उसमें जाएगा। नेक्स्ट वन, विच फेज ऑफ क्यूरिकुलम डेवलप्ड स्टेट्स द इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्यूरिकुलम डेवलपमेंट में यहाँ पर आउटकम कहाँ से निकलेगा? प्लानिंग से, कंटेंट मेथड से, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, रिपोर्टिंग से। तो यहाँ पर क्यूरिकुलम डेवलपमेंट स्टेट में आउटकम की बात की जा रही है तो तब आएगा जब आपके पास क्या कंटेंट है और कौन सी मेथड के थ्रू आप एक प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट स्टेट्स की बात की गई है तो डिपेंड करेगा किस पर? कंटेंट और मेथड पर। प्लान तो कर लिया लेकिन प्लानिंग के बाद आपके पास जो भी मटेरियल वगैरह होगा तभी आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022, व्हाट वाज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इन 2021-22। तो यहाँ पर अभी MPCHO में सेम एज हेल्थ केयर के लिए पूछा गया था 2023-24 का। तो ये 2.1% ऑफ GDP, जो टोटल GDP है उसका 2.1%। नेक्स्ट वन, व्हाट डज CO स्टैंड फॉर एन एक्रोनिम पोस्ट कॉर फॉर फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट। पोस्ट कॉर्व आपने पढ़ा है, क्या है? पोस्ट कॉर्व आपने पढ़ा है। तो इसी पोस्ट कॉर्व के बारे में आपको पूछा गया है। पोस्ट कॉर्व में C का मतलब क्या है? P रिप्रेजेंट करेगा किसको? प्लानिंग को। O रिप्रेजेंट करेगा किसको? ऑर्गेनाइजिंग को। S रिप्रेजेंट करेगा किसको? स्टाफिंग पैटर्न को। D रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्टिंग को। O रिप्रेजेंट करेगा किसको? कोऑर्डिनेशन को। R रिपोर्टिंग को और B बजटिंग को। तो यहाँ पर जो आएगा पोस्ट कॉर्व में, अब आपको नेक्स्ट एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, C कोऑर्डिनेटिंग, R रिपोर्टिंग एंड B इज द बजटिंग। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? कोऑर्डिनेटिंग। क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट वन, और ये दिया था जो ग्विलिक एंड अर्विक ने दिया था, लूथर गुलिक एंड लेडरल अर्विक ने 1937 में ये दिया था पोस्ट कॉर मैनेजमेंट के लिए एक्रोनिम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यदि किसी कंपनी में या मान लीजिए आपकी हॉस्पिटल में जॉब निकली है तो आपको वहीं के वहीं उसी हॉस्पिटल में दूसरे डिपार्टमेंट में ICU में जॉब करना है, जनरल वार्ड में करना है तो इंटरनली हो जाएगा। उस हॉस्पिटल के बाहर जाके आप नहीं कर रहे, उसी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट बदल रहे हैं तो आपका होगा एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू। किसके थ्रू? एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर अ डेलीगेशन ऑफ अ टास्क बाय द डायरेक्टर टू नर्स मैनेजर। वैलिड रीजन कौन सा नहीं है? टू फ्री अप टाइम फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन। वैलिड रीज़न तो आप हॉस्पिटल में यदि एज ए नर्स भी काम करते हैं, यदि आपको नर्स मैनेजर को कुछ काम दिया गया है तो आप डायरेक्टर के पास एक्सक्यूज़ बना के जा रहे हैं तो फैमिली फंक्शन का बहाना बना के तो बिल्कुल भी ना जाएं, पक्का पकड़े जाएंगे। और यदि यहाँ पे आप बताएं कि आपने क्या क्या तरीके से जो एम्प्लॉय है उनके लिए काम किया है या फिर किस तरीके से आपने डेलीगेशन टीम को इनकरेज किया है
क्या नई चीज़ें आपने की हैं, तो भले आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको फैमिली फंक्शन का बहाना तो नहीं देना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन अंडर मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट का काम कौन सा नहीं है? परचेस आउटसोर्सिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल, इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल है, लेकिन प्रोडक्शन मटेरियल मैनेजमेंट में आपका नहीं आएगा, ये आपका इन्वेंट्री में जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोल करने की लिमिटेशन क्या है? बेसिक्स फॉर फ्यूचर एक्शन, फैसिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ कंट्रोल, या फिर इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट। तो लिमिटेशन क्या है कंट्रोलिंग की? तो होगा इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को नाप रहे हैं उसमें इम्परफेक्शन होना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बजट रिक्वायर द नर्स मैनेजर टू एग्जामिन एंड जस्टिफाई ईच कॉस्ट ऑफ एवरी प्रोग्राम। ये कौन सा बजट होगा जिसमें नर्स मैनेजर हर एक चीज़ को चेक करेगी और साथ ही साथ कितना क्या खर्चा होगा वो सब बताएगी? तो वो कहलाएगा जीरो बेस्ड बजट। कौन सा? जीरो बेस्ड बजट। नेक्स्ट वन, इन हैब्डा डिफाइंड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एज द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट नर्सिंग इंक्लूडिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कब हैब्डा ने यहाँ पे चीज़ डिफाइंड की थी? ये की थी इन्होंने 1998 में, कि कंप्यूटर का नर्सिंग में किस तरीके से यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल प्रोवाइड ऑल द राइट्स एंड पावर टू वर्कर टू मेक द डिसीजन। तो यहाँ पर कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो वर्कर हैं खुद से डिसीजन ले सकते हैं? वो लेज़े फेयर स्टाइल है, बहुत एग्जाम में आती है। लेज़े फेयर में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास ये राइट है, राइट और पावर दोनों है, तो लीडरशिप स्टाइल कहलाती है लेज़े फेयर स्टाइल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन केस ऑफ एथिकल डिलेमिना। एथिकल डिलेमिना की बात की गई है, ध्यान से देखें। एथिकल डिलेमिना में पहला स्टेप क्या होगा? एथिकल डिलेमिना में आपको जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उनको कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है और डेटा को पूरे अच्छे तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर तब आप डिसीजन है जो ले सकते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे यही होगा, तो होगा कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्ट द डेटा। नेक्स्ट वन, हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया। तो अभी भी है, वो है श्री मनसुख मांडविया। नेक्स्ट वन इज द When was the concept of postcore first introduced as 7 function of management? जस्ट मैंने आपको अभी बताया है, तो गुलरिक ने दिया था 1935 में। किसने? गुलरिक ने 1935 में। नेक्स्ट वन इज, which of the following is the process of receiving and welcoming an employee when her first join a company and giving him basic information for quick setting। तो यदि जब भी आपकी हॉस्पिटल में जॉब लगती है तो आपका पहला चीज़ क्या होती है? होती है आपका ओरिएंटेशन। आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी, कहाँ पे क्या है, हर एक वार्ड बताए जाएंगे, कहाँ से आपको सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो फर्स्ट ज्वाइनिंग में किसी भी कंपनी या हॉस्पिटल में क्या होगा? पहले आपका ओरिएंटेशन होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ डेलीगेशन मीन्स एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग, इवालुएशन, इंटरवेंशन एंड नीडेड एंड फीडबैक। तो कौन सा राइट ऑफ डेलीगेशन का है जिसमें मॉनिटर, इवालुएट करना है, इंटरवेंशन करना है और फीडबैक की ज़रूरत पड़े तो वो भी होगा? ये होगा राइट सुपरविज़न। ये सभी चीज़ें होंगी यदि जो आपके सुपीरियर हैं, क्या है? सुपीरियर हैं, वो अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को चेक कर रहे हो तब। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेजिशन थ्रू टू रेसिप्ट एंड अप्रूवल ऑफ द इनवॉइस फॉर पेमेंट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से हैं जो, क्या हैं जो किसी भी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, अच्छे होने के साथ साथ उस प्रोसेस के थ्रू क्या चीज़ें अचीव हुई हैं, किस तरीके से पेमेंट हुई है, क्या बिलिंग हुई है, वो सब होगा इसमें। किसमें? प्रोक्यूरमेंट में। किसमें? प्रोक्यूरेंट में। नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बिलोंग्स टू एरिया ऑफ कंट्रोलिंग। किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वो होगा ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू, मशीनों के थ्रू नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिसएडवांटेज ऑफ बजटिंग। तो यदि बजट का डिसएडवांटेज क्या है?
फाइनेंशियल मैटर्स कैन बी हैंडल्ड इन ऑर्डिनरी फैशन, ये तो होगा एडवांटेज है कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, आपको किस तरीके से खर्च करना है, उससे आगे नहीं जाना है, ये आपका बजट है। वीकनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिवील्ड, इट हेल्प्स फिक्स अकाउंटेबिलिटी, ये भी हो सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो बजटरी गोल में कर्व एजेंसी एंड गेन ऑटोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यदि आपके पास बजट नहीं होगा तो आप कुछ चीज़ों के बारे में काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, द अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज रिलेटेड टू नर्सिंग टर्म्स, नंदा इज एन एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स इन, नंदा जो टर्म यूज़ किया गया है, क्या है, नंदा टर्म यूज़ किया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, नर्सिंग रिसर्च से, किससे, नर्सिंग रिसर्च से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड अ लीडर, कोई मैनेजर और लीडर के बीच का डिफरेंस बताएं आप। तो होगा मैनेजर डू थिंग्स राइट वेयर्स लीडर्स डू द राइट थिंग्स, मैनेजर क्या करेगा, कोई चीज़ें गलत हुई हैं तो उनको सही करेगा, और जो लीडर क्या करेगा, राइट थिंग, यहाँ पर थिंग्स राइट करने का काम है मैनेजर का और सही काम करना किसका है, लीडर का। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ये देखिए छोटा सा कन्फ्यूजनिंग क्वेश्चन है, मैनेजर डू द थिंग्स राइट, कुछ भी गलत है तो उसको सही करेगा, लेकिन राइट चीज़ें कौन करेगा, वो करेगा लीडर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन इन आवर सोसाइटी एंड इनकरेज फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पीपल, कौन सा लॉ प्रोटेक्ट करेगा, कौन सा नियम प्रोटेक्ट करेगा, तो होगा सिविल लॉ, कौन सा, सिविल लॉ। नेक्स्ट है आपका ओबीजी का सेक्शन, ये देखिए ओबीजी में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस पेपर में, मैंने पेपर एक बार देखा, देन आफ्टर आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। ओबीजी का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, विच वॉज द फर्स्ट 5-year प्लान दैट इंटीग्रेटेड फैमिली प्लानिंग विथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5-year प्लान में जो फैमिली प्लानिंग, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है, तो कब आई थी पहली पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन यही है, तो वो थी 1969 से 1974 के बीच में, 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। नेक्स्ट वन, व्हेन डज द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस एज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, LMP के थ्रू यहाँ पे यदि कैलकुलेट किया जाए तो ओव्यूलेशन कब होगा, 14वें दिन होता है जनरली, तो यहाँ पर ऑप्शन में दोनों हैं, 13th और 14th डे, कितना, 13th और 14th डे, ओव्यूलेशन का मतलब होगा एग का रिलीज होना। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो एंडोमेट्रियम को जो नाम दिया जाता है प्रेगनेंसी में वो कहलाता है क्या, द डेसिडुआ, ऑप्शन में डेसिडुआ, ट्रोफोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी या फिर इनर सेल मास, तो जो एंडोमेट्रियम है प्रेगनेंसी में बस डेसिडुआ कहलाएगी, आफ्टर दैट ए नॉर्मल एंडोमेट्रियम ही रहेगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन, ट्रू लेबर पेन के बारे में बताना है आपको। डू नॉट इंक्रीज इन ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, ये बढ़ते हैं घटते नहीं हैं, यहाँ पर डू बस होता तो आप सही करते, तो यहाँ पर नॉट है तो ये तो नहीं होगा। डू नॉट अचीव इन सर्वाइकल डायलिटेशन, यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। बिगन एंड रिमेन इरेगुलर, है क्या होंगे, रेगुलर होंगे ना कि इरेगुलर होंगे, तो सही पॉइंट पूछा है ट्रू लेबर पेन को लेके। फेल्ट फर्स्ट इन लोअर बैक एंड स्वीप अराउंड टू द एब्डोमेन इन अ वेव, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पर 4। पहले आपको ये जो लेबर पेन होते हैं कहाँ पे फील होंगे, बैक साइड से, ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन बैक साइड से स्टार्ट होते हुए रेडिएट होंगे कहाँ पर, एब्डोमिनल एरिया में। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग परपीरियम लोचिया एल्वा इज यूजुअली नोटिस अराउंड, रूब्रा तो इनिशियल होगा, अल्वा बाद में होगा, तो यहाँ पर जो लोचिया एल्वा है कब होगा, 10 से 15वें दिन में, कब, 10 से 15वें दिन में। नेक्स्ट वन इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ, और जो लोचिया है क्या है, आफ्टर डिलीवरी के होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो कहलाएगी लोचिया, जब ये 500 ml से ज़्यादा हो जाती है तो ये कहलाता है PPH। नेक्स्ट वन इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ अबॉर्शन, malformation of the trophoblast and poor implantation of the blastocyst is the reason for abortion, तो यदि अबॉर्शन क्या हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट के गलत तरीके से डेवलप होने के साथ साथ ब्लास्टोसिस्ट के एबनॉर्मल तरीके से इम्प्लांट होने के लिए, तो ये सभी रीज़न क्या होंगे, मैटरनल रीज़न तो ये नहीं होगा, मैटरनल होगा कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती तब।
पैटर्नल भी नहीं है, ना है जेनाइटल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर के कारण है। यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट में ही प्रॉब्लम है, तो इसका रीजन होगा फीटल कॉज। क्या होगा? फीटल कॉज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज में मूड स्विंग होते हैं। मेनोपॉज का मतलब होगा कि परमानेंटली पीरियड्स आना स्टॉप होना, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होना, नींद नहीं आती है, एजिंग के लक्षण दिखेंगे, हार्डनिंग है जो लॉन्ग बॉन्स में हार्डनिंग देखने को नहीं मिलेगी, ये फ्रेजाइल होंगी और फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा होंगे क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पर मेनोपॉज में जो सिम्टम नहीं होंगे वो क्या होंगे? हार्डनिंग ऑफ द लॉन्ग बॉन्स। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर अबॉर्शन वॉज लीगलाइज्ड इन इंडिया। तो ये आया था 1971 में, जो MTP एक्ट आया था उसी के तहत अबॉर्शन लीगल माना गया था भारत में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द ओवेरियन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। ओवेरियन कॉज क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए? इनएडिक्वेट ल्यूटियल फेस, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, एंडोमेट्रियोसिस, हाईली एसिडिक वेजाइनल pH। ओवेरियन कॉज इनफर्टिलिटी के लिए होंगे, ओवेरियन का मतलब ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है, वो होगी ल्यूटियल फेस क्योंकि एग यहीं से बनता है, ओवरी से ही। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब तो होगा कि जो सर्विक्स का मुंह है कैसे है? वीक है, कंसीव किया, वीक होने के कारण म्यूकस प्लग ओपन हुआ और अबॉर्ट हो गया बच्चा। तो इनफर्टिलिटी के लिए जो रीज़न होगा ओवेरियन कॉज का वो क्या होगा? वो होगा इनएडिक्वेट ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग एट व्हाट एज इज प्रेगनेंसी कंसिडर्ड हाई रिस्क। किस एज में प्रेगनेंसी को हाई रिस्क में कंसिडर किया जाता है? जब प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी 35 साल की उम्र के बाद कंसीव की हो, वो प्रेगनेंसी किस में जाती है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। जब भी आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे या फिर आपके यहाँ जिस भी हॉस्पिटल में आप काम करते हैं 35 ईयर के बाद यदि जो प्रेगनेंसी होगी फर्स्ट पहली हो सकता है 30 साल में हो गई तो हाई रिस्क में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रेगनेंसी यदि 35 साल के बाद कंसीव किया है आफ्टर 35 ईयर एज के बाद, तो वो क्या कहलाएगी? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर की जाएगी। इस केस में माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन फॉल्स अंडर नॉन साइकोसिस क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। नॉन साइकोसिस मतलब साइकोसिस में नहीं आएंगी, वो न्यूरोटिक में चली जाएंगी। तो सीजोफेनिया, डेलेरियम, डिप्रेशन, ये तीनों साइकोसिस में है। किसमें? साइकोसिस में है। नॉन साइकोसिस का मतलब होगा न्यूरोटिक, और न्यूरोटिक में क्या जाएगा? एंजाइटी, न्यूरोसिस। तो यहाँ पर न्यूरोटिक क्या होगा? यहाँ पे आपकी एंजाइटी। डेलेरियम, सीजोफेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, ये सब किस में आएंगे? साइकोसिस में। नेक्स्ट वन इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और मेंटल प्रोसेस। कौन सा फील्ड है जिसमें आपकी जो बायोलॉजी है, आपके शरीर के जो चीज़ें हैं वो मेंटल फंक्शन को भी अफेक्ट कर रहे हैं? वो कहलाएगी आपकी साइकोबायोलॉजी। क्या होगी? साइकोबायोलॉजी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट वॉज द अर्लीस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी बाय सिगमंड फ्रूड। तो सिगमंड फ्रूड की थ्योरी के बारे में पूछा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, तो वो थी साइको एनालिटिक थ्योरी। कौन सी? साइको एनालिटिक थ्योरी। नेक्स्ट वन, स्ट्रेस इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना विच इन्वॉल्व बोथ नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। स्ट्रेस में आप रहेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स के कारण भी आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा। कैसे? नर्वस और एंडोक्राइन, मेंटली भी और हार्मोन्स के कारण आपको और दिक्कत भी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एडोलेसेंट डिसऑर्डर प्रेजेंट द बिलो मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन में है दिस प्रॉब्लम इज कॉमन एंड इंक्रीज डिसऑर्डर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। इट अकर्स इन 1 in 150 गर्ल्स इन द एज ग्रुप। ओनली 1 in 20 of patients are male. The disorder generally begins with the wish to diet and feeling fat. It is characterized by progressive weight loss associated with early amenorrhea. The patient quickly becomes emaciated but maintains he feels normal and looks normal and claims to be being adequately. अब यहाँ पर आपको एडोलेसेंट डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर जो लक्षण बताए गए हैं ये किसके हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा, सिजोफेनिया, कंडक्ट एफ न्यूरोटिक। अब यहाँ पे देखिए
कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स की बात की गई है, 20 में से 1 मेल हो सकता है, बाकी 150 में से 1 फीमेल हो सकती है। फिर डाइट, मोटे होने को डरते हैं, वॉमिट कर जाएंगे, और एमनोरिया फीमेल में ही होगा, मतलब पीरियड्स नहीं आएंगे। सब होता है खाने के डिसऑर्डर में, वो है यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस तरीके के क्वेश्चन एनवीएस में आते हैं। आपको हो सकता है एनोरेक्सिया नर्वोसा पे पूरा एक टॉपिक दे दिया जाए, आपको फिर क्वेश्चंस दिए जाए, उनको सॉल्व करने को कहा जाए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द 4 ऑप्शन इज नॉट वन ऑफ द 4 प्रोसेस टू टीच पीपल एंड सॉल्व देयर ऑन प्रॉब्लम्स इन काउंसलिंग। तो सुनना है आपको। इन चार प्रोसेस होती हैं काउंसलिंग की, तो जो नहीं है वो क्या है? वो होगी एक्सप्लेनिंग। समझना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और सुनना भी है। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको पहले उसकी बात सुनेंगे कि जो ऑन प्रॉब्लम्स है उसकी आपको अपनी समस्याएं रख के नहीं बैठनी है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर in which people interrupt reality abnormally and it may also result in some combination of hallucination, delusion, extremely disordered thinking behavior that impairs daily functioning and can be disabling। क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में, सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन रियलिटी से तो अलग ही हो जाएगा, हेल्यूसिनेशन होंगे, डिल्यूजन होंगे, कभी कभी कुछ डेली एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो ये सब होगा सीजोफेनिया में। किसमें? सीजोफेनिया में। हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन सीजोफेनिया ही में आएंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड व्हेन एन अनडिजायरेबल आइडिया इज नॉट अलाउड टू रीच कॉन्शियसनेस but is transferred to more acceptable object or person, for example an outburst of anger directed at the cat instead of the parent। यदि आपको गुस्सा आ रहा है अपने पेरेंट्स के ऊपर और जाके आप किसी कुत्ता बिल्ली की पिटाई कर दे तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने जो अपना गलत है वो किस पे ब्लेम किया है? दूसरों पर, वो कहलाएगा आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट डोजेस ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग क्लोरप्रोमाजीन फॉर एडल्ट। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। क्या है? एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसका एडल्ट्स पर, जिसका जो एक एप्रोप्रिएट डोज है एडल्ट पर कितना देना चाहिए? तो ये होता है जनरली 200 से 600 mg पर डे, इससे ज़्यादा देंगे आप तो यहाँ पर मरीज को साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ मरीज़ की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जितनी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं, चाहे वो क्लोरप्रोमाजीन हो, बेंजोडाइज़ेपाम हो या फिर कोई अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग हो, इन सभी के साइड इफ़ेक्ट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ड्रग्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या मार्क करेंगे? 200 से 600 mg पर डे से ज़्यादा यहाँ आपको नहीं देना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अटेंशन सीकिंग behavior of transferring a mental conflict into a physical symptom to avoid the anxiety। तो यहाँ पर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर मतलब आप गए हॉस्पिटल, चेकअप कराया, कुछ भी नहीं निकला आपको डर था कि कोई बीमारी ना हो जाए, और ये सब देखने को मिलता है किसमें? हिस्ट्रिया में। किसमें? हिस्ट्रिया में। ब्लड टेस्ट कराए, रिपोर्ट सब नॉर्मल आई, लेकिन आपको लगता है कि आप बीमार हैं, घर में बार बार चिल्ला रहे हैं कि हम बीमार हैं, ये देखने को मिलता है हिस्ट्रिया में। तो ये था आज का पेपर। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो। जो भी डाउट आपको इस पेपर को लेकर रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।